like a Hellcat. एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पार्क सेंग इनहाई से पूछता है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस इंसान को धोखा दे सकते हो जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। क्या तुम इन सब के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो? ये सुनकर इनहाई पार्क सेंग से पूछती है कि आपने कौन सा सेक्रीफाइस किया था यहाँ तक आने के लिए। तो पार्क सेंग उसे बताता है मेरे फादर की डेथ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इंजू अपनी आंटी के साथ अपार्टमेंट देखने जाती है। तो उसकी आंटी उसे बताती हैं कि जब मैं अपने डिवोर्स के बाद कोरिया वापस आई थी तो मैंने यहाँ आकर एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया था हान रिवर के पास। और उस टाइम सब लोगों ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की और मुझसे बोला था कि मैं अपने पैसों से अपार्टमेंट लेने की बजाय दूसरी शादी कर लूँ, क्योंकि अगर मैंने अपार्टमेंट ले लिया तो मैं वहाँ अकेली रह जाऊँगी। ये सुनकर इंजू आंटी से पूछती है क्या कभी आपको अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ? आंटी कहती है मैंने सोचा अमीर बनना हमारे हाथ में होता है और उस टाइम मेरे पास दो चॉइसेस थी, पहला तो मैं शादी कर लूं और दूसरा अमीर बन जाऊं, और मैंने अमीर बनना चूज़ किया। और वहीं पार्क ह्यूरिन इनहाई के साथ उसके घर चलने के लिए बोलती है। तो ये सुनकर इनहाई उससे पूछती है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि इनहाई को अपने घर की कंडीशन के बारे में अच्छे से पता होता है। मगर पार्क ह्यूरिन उससे कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ आंटी इंजू को अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लेकर जाती हैं और उसे बताती हैं कि ये प्रॉपर्टी मैंने बस रेंट के लिए ही रखी थी और आज तक कभी इसे बेचने के बारे में नहीं सोचा था। ये सुनकर इंजू आंटी से पूछती है कि क्या ये घर आप मुझे दे दोगी? फिर आंटी भी इंजू को बताती हैं कि हर घर किसी न किसी की किस्मत में होता है और अगर ये घर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आंटी के मुँह से ये सारी बातें सुनने के बाद इंजू वो घर देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जैसा वो चाहती थी ये घर बिल्कुल उसी तरह से होता है। और वहीं पार्क ह्यूरिन इनहाई के घर को और उसके हालातों को देखकर ये सोच रही होती है कि ये लोग यहाँ इतने छोटे से घर में कैसे रहते होंगे। और दूसरी तरफ इंजू को दिखाया जाता है जो उस लग्जरियस अपार्टमेंट की चीज़ें देखकर बहुत खुश हो रही होती है। फिर आंटी इंजू को समझाती हैं कि एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अमीर बनने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है और उसी अमीरी को मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और जो इस रिस्क को फेस कर लेता है ना वो लाइफ में जीत जाता है। और तुम मुझे ही देख लो, अगर आज की डेट में सब कुछ खो भी दूँ ना तो मैं दोबारा से सब कुछ शुरू कर सकती हूँ। और घर की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि अगर मेरे पास ऐसा घर हो तो। और दूसरी तरफ पार्क ह्यूरिन को इनहाई का घर पसंद आ जाता है इतनी बेकार हालत होने के बाद भी, और वो उससे कहती है कि यहाँ सब कुछ कितना रियल है ना और तुम लोग यहाँ कितने प्यार से रहते हो, और देखो तुम्हारी बहनें भी तुमसे कितना प्यार करती हैं, तुम्हें उनके प्यार को अप्रिशिएट करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं इस मैटर में खुद को बहुत लकी समझती। ये सुनकर इनहाई उससे कहती है कि मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं मांगा था उनका प्यार और ना ही मुझे चाहिए। और ये बोलकर घर पर एक नोट लिखकर चली जाती है कि मैं आज रात पार्क ह्यूरिन के साथ ही रुकूंगी उसके घर। वहीं इंजू भी इनयोंग को फ़ोन करती है और बताती है कि मैं आज एक घर देखने आई थी और मुझे वो घर बहुत पसंद आया है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे खरीद पाऊंगी। लेकिन इनयोंग इस बात के खिलाफ होती है क्योंकि वो ब्लैक मनी से कुछ नहीं करना चाहती थी। फिर इंजू से समझाती है कि ये चोरी के पैसे नहीं हैं और अगर मैं ये घर खरीद लूँगी ना तो हम सब यहाँ सेफ रहेंगे। और उससे कहती है कि हम लोग एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, मैं एक न्यू जॉब भी ढूंढ लूँगी और उसके साथ साथ इंग्लिश पढ़ना भी सीख लूँगी। और आगे कंटिन्यू करती हुई कहती है कि हमारे अच्छे दिन अभी तो आने शुरू हुए हैं, हम लोग कब से परेशान होकर रह रहे थे। ये सुनकर इनयोंग भी उससे कहती है कि मैं सिर्फ 2 बिलियन वॉन के लिए बेईमानी नहीं करूँगी। ये सुनते ही इंजू से अपने घर की सारी परेशानियाँ बताने लगती है और कहती है कि ये अगर 2 बिलियन वॉन हमारे पास उस टाइम होते ना तो आज हमारी छोटी बहन जिंदा होती और हमारे साथ होती और हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाती। और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम लोग इन्हीं पैसों की वजह से दोबारा साथ में हंसी खुशी रहेंगे और मैं खुद हमारी पूरी फैमिली को दोबारा से एक करूँगी। तो इनयोंग भी उससे बोलती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ जो क्रिमिनल्स का पर्दाफाश करती हूँ, तो मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ। इंजू उससे पूछती है तो तुम क्या करोगी, मुझे छोड़ दोगी? इनयोंग कहती है कि इससे तो अच्छा है हम अपना रिश्ता ही ख़त्म कर लें, क्योंकि मैं तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। और ये बोलकर इंजू को ब्लॉक कर देती है। फिर इनयोंग 4 साल पहले सुसाइड केस के विक्टिम की नर्स से मिलने जाती है और वो नर्स उसे बताती है कि उस दिन वो आदमी बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसका लॉयर पार्क जे सिंह वहाँ आया वो शांत हो गया
और उसके जाने के बाद ही उसने सुसाइड भी कर लिया था। फिर इनयोंग उस नर्स को वो वीडियो दिखाती है और उससे पूछती है कि इस आदमी के हाथ में क्या है जिसे वो स्मेल कर रहा है। तो नर्स उसे बताती है कि वो कोई ब्लू कलर का फ्लावर है जो शायद उसे पार्क जे सिंह ने ही दिया था। ये सुनते ही इनयोंग उसे वो ब्लू ऑर्किड दिखाती है, जिसे देखकर वो नर्स कंफर्म कर देती है कि हाँ, ये वही फ्लावर है। फिर बाद में इनयोंग जोंग हो के साथ वो ब्लू ऑर्किड के बारे में सर्च कर रही होती है। तो जोंग हो से पुरानी बातें याद कराता है और बताता है कि बचपन में भी तो हम ऐसे ही सर्च किया करते थे ना, तुम डिटेक्टिव बनती थी और मैं तुम्हारा असिस्टेंट। ये सुनकर इनयोंग कहती है कि हमने डिसाइड तो यही किया था कि एक हफ्ते मैं डिटेक्टिव बनूंगी और दूसरे हफ्ते तुम, लेकिन मैं जानबूझ के भूलने का ड्रामा करके डिटेक्टिव बन जाया करती थी। तो जोंग से बताता है कि मुझे उस टाइम याद रहता था, पर मैं कभी इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता था कि तुम फिर गेम छोड़कर चली जाओगी और मेरे साथ खेलना बंद कर दोगी। और वहीं पार्क जे सिंह के घर में उसकी वाइफ इनहाई को अपने साथ लेकर जाती है और उससे कहती है कि ये बात किसी को मत बताना, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। और जोंगू ब्लू ऑर्किड के बारे में सर्च कर रहा होता है और इनयोंग को बताता है कि ब्लू ऑर्किड को ऑर्किड ऑफ डेथ भी बोला जाता है। वहीं सांगवू इनहाई को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर ब्लू ऑर्किड का एक पूरा ट्री होता है। तो वो इनहाई को बताती है कि ये मेरे फादर का सीक्रेट रूम था। इनहाई उससे पूछती है सीक्रेट क्यों? तो सांगवू से बताती है उन्होंने ब्लू ऑर्किड ट्री यहाँ छुपा कर रखा हुआ था क्योंकि इसे रखना इल्लीगल है और ये पॉइजनस भी होता है, और मुझे लगता है कि वो इसे अपने तक ही रखना चाहते थे और उन लोगों से छुपाकर जिसको इसकी वैल्यू नहीं है। और फिर वो एक फूल तोड़कर इनहाई को दे देती है और कहती है तुम्हारे लिए है। और इनहाई को वो फ्लावर बहुत अच्छा लगता है तो वो उसे सूंघने लगती है। ये देखकर सांगवू उससे वो ऑर्किड वापस ले लेती है और पेड़ पर लगा देती है और उसे बताती है कि ये यहाँ पर सेफ रहेगा क्योंकि ये ट्री इसको जिंदा रखेगा। और फिर बाद में वो इनहाई से कहती है कि मेरा एक पोर्ट्रेट बना दो, लेकिन हम उस पोर्ट्रेट को भी सीक्रेट ही रखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ इनयोंग भी उस ब्लू ऑर्किड के बारे में पढ़ती है कि इसे सेडेटिव के तौर पर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इंसान की सारी परेशानियां भुला देता है और उसे अच्छा फील होने लगता है और इससे हेलुसिनेशन भी होने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ इनहाई को दिखाया जाता है कि उसके ऊपर यही सारे सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं और उसे बहुत अजीब फील होने लगता है। फिर इनहाई सांगवू से पूछती है कि तुम ये पेंटिंग सीक्रेट क्यों रखना चाहती हो? तो सांगवू से बताती है कि मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती जिसके बारे में दूसरों को पता हो। और इनहाई को भी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उसे एक आवाज़ आ रही होती है जो उसे वहाँ से भागने के लिए कह रही होती है। वहीं इनयोंग ब्लू ऑर्किड के बारे में और डिटेल्स में पढ़ रही होती है तो उसे पता चलता है कि बहुत डेंजरस होता है और इससे पल्स रेट भी बढ़ सकती है। और अगर हम ब्लू ऑर्किड के रूट्स किसी इंसान को चाय में बनाकर दें तो इसे पीने से उस इंसान की सेंसेस चली जाती हैं और वो बहुत गहरी नींद में चला जाता है। जहाँ स्टार्टिंग में तो उसे बहुत ज़्यादा प्लेजेंट और लाइट वेट फील होगा, लेकिन जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ती जाएंगी उसकी कंडीशन पहले से ज़्यादा वर्स्ट होती चली जाएगी। वहीं उसी रूम में इनहाई सांगवू का पोर्ट्रेट बना रही होती है, लेकिन उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसे पसीने आने लगते हैं और उसे कुछ घबराहट भी महसूस होती है कि तभी उसका ध्यान ऊपर पेड़ पर जाता है जहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ और अगर तुम यहाँ से नहीं भागी तो तुम मारी जाओगी। और यही सब सोचते सोचते वो घबराकर बेहोश होकर वहीं नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। और इनहाई को ऐसा बेहोश होता हुआ देखकर सांगवू घबरा जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। फिर दिखाते हैं कि इंजू भी भागती हुई हॉस्पिटल आ जाती है और वहीं खड़ी सांगवू उसे बताती है कि इनहाई को ल्यूगी नाम की एक हेरिडिटरी डिसीज़ है।